मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड के किसलय के कक्षा 6 के छठे पाठ को समझाऊंगी। ये क्लास 6 की 6th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है तुम कल्पना करो। तुम कल्पना करो। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल्पना करो, यदि आपसे पूछा जाए कि कल्पना करो किस विधा की रचना है, तो मैंने आपको बताया था कि कविता या कहानी या नाटक या एकांकी या कहो जीवनी, ये जो सारे नाम मैं बता रही हूँ, ये सब साहित्य की विधाएं हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कल्पना करो साहित्य की किस विधा की रचना है। तो यदि कल्पना करो एक कहानी होती तो हम कहानी लिखते कि यह एक कहानी है, या नाटक होता तो हम कहते कि यह एक नाटक है, लेकिन कल्पना करो यह एक कविता है। तो यह इसकी विधा है। कल्पना करो ये साहित्य, कल्पना करो यह पाठ जो है इसकी विधा कविता है। पाठ का शीर्षक या पाठ का नाम, ये दोनों एक ही होता है। शीर्षक कहो या नाम, आप जो भी कहें, इसका अर्थ एक ही होता है। यदि पूछा जाए, पंक्तियां दे दी जाए यदि आपके सामने, और कहा जाए कि एक, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, तो यदि ये दो पंक्ति देकर आपसे पूछा जाए कि किस कविता, ये पंक्ति जिस कविता से ली गई है उसका शीर्षक बताओ, तो इसका अर्थ है कि आपसे कविता का नाम पूछा जा रहा है और आप कविता का नाम क्या लिखोगे? कल्पना करो कविता से ये पंक्ति ली गई है। यहाँ पर जो है, यदि आपसे पूछा जाए इस प्रकार के प्रश्न, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में इसे दोहरा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे, आप भूले नहीं। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तो आप उसका उत्तर अच्छी तरह से दे पाएं। यदि आपसे पूछा जाता है कि कल्पना करो कविता के कवि का नाम क्या है या कवि का नाम बताओ, तो आप कवि का नाम लिखोगे। यदि कहा जाता है कविता के रचनाकार कौन है या रचनाकार का नाम बताओ, तो भी आप कवि का ही नाम बताएंगे। रचयिता का नाम भी पूछा जाए तो वो भी कवि का ही नाम बताएंगे। ये कवि या रचनाकार या रचयिता सब एक ही होगा जो कि इस कविता के लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम कविता के लेखक नहीं कहेंगे, कभी भी कविता का कवि ही होता है, लेखक नहीं होता। तो यदि कविता को लिखने वाला कोई पुरुष हो तो हम उसे कवि कहते हैं। ये मैंने एक और वीडियो में बनाया है, बताया है आपको। और यदि कोई स्त्री है जिसने कविता लिखी है तो उसे हम कवयित्री कहते हैं। तो यहाँ पर पुरुष है, कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली, तो वो कवि है, कवित्री नहीं है। तो हम यहाँ पर कविता के कवि का नाम जानेंगे, गोपाल सिंह नेपाली कहेंगे। अच्छा, ये नेपाली जो है, यहाँ पर आप देखिए आपकी कविता में दूसरे पेज में, यानी दूसरे पृष्ठ में 2 पन्नों में दी गई है कविता। आप यहाँ पे देखिए, कविता के कवि का नाम यहाँ लिखा गया है और इसका लिखा गया है गोपाल सिंह नेपाली। ये नेपाली शब्द जो है वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर दिया गया है। तो यह क्या है? यह कोई टाइटल यानी कि उपाधि नहीं है, यह उपनाम कहते हैं। उपनाम यानी यदि आपको दे दिया जाए कि नेपाली उपनाम से
कौन कवि जाने जाते हैं, तो आपको कहना होगा गोपाल सिंह। गोपाल सिंह का उपनाम बताओ तो आप कहेंगे नेपाली। ऐसे ही और भी बहुत से कवि हैं जिनका एक उपनाम होता है। उपनाम यानी कि छोटा सा नाम। जैसे कि बहुत बड़े कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनका उपनाम हम निराला कहते हैं। शॉर्ट में, छोटे में हम उन्हें निराला कहते हैं। हर समय इतना बड़ा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप निराला भी कहेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी के विषय में बात कर रहे हैं। और एक कवि हैं, ऐसे बहुत से कवि हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिया है आपके लिए। जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह हरिऔध भी इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है, छोटा नाम, जैसे निकनेम होता है। घर में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है और आपके सर्टिफिकेट्स में बड़ा सा लंबा सा नाम होता है, तो यहाँ पर इन कवियों का ये छोटा सा नाम है, इस नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कविता। मैं आपको समझाती हूँ अब ये। आप क्लास 6 के बच्चे हैं। इसमें देखिए, कवि ने आपको कहा है कि तुम कल्पना करो। कल्पना करो मतलब एक सपना देखो। इमेजिनेशन करना यानी मन में कुछ सोचना। जैसे कि हम सपना देखते हैं अमीर बनने का, हम सपना देखते हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होने का, हम सपना बहुत सारी चीज़ों का देखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हमें इच्छा होती है, और सपना देखने के बाद ही हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग करते हैं कोशिश, कुछ लोग सपना देखते ही रह जाते हैं। तो उन लोगों की तो यहाँ आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कवि उन लोगों को बिल्कुल नहीं कहना चाहते जो सिर्फ सपना ही देखना जानते हैं। कवि का कहना है कि आप सपना देखो, ऐसा सपना जिसे पूरा करने की कोशिश, जीतोड़ कोशिश करो। तो कविता की पहली पंक्ति देखो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। नवीन मीन्स नया। कहने का अर्थ है कवि यहाँ पे आपको सपना देखने के लिए क्यों कह रहे हैं। भाई ये सपना देखना, दिन में जगह जगह सपने देखना कि हम तो राजा बन जाएंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे, ऐसे तो पूरा होता नहीं है। लेकिन पहली बात है कि सपना देखोगे तभी तो उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। सपना देखोगे ही नहीं, यदि तुम्हारे दिल में कोई चाह रहेगी ही नहीं, तो उसे पूरा करोगे कैसे। इसीलिए कवि ने पहले सपना देखने की बात कही है, कल्पना करने की बात कही है कि कुछ कल्पना करो, कुछ सोचो। यहाँ करने को नहीं, सोचने को कहा गया है, सपना देखने को कहा गया है, नया कुछ सोचने की बात कही गई है। अब देखो आगे क्या कहते हैं कवि। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां। समाज की तमाम नीतियां जो है वो पुरानी हो चुकी। घिस गई यानी जब पुराना कुछ हो जाता है तभी तो घिसता है ना, और घिसते घिसते पुराना हो जाता है। तो जो चीज़ें पुरानी हो जाती है उन्हें हमें बदल देना चाहिए, उन्हें हमें हटा देना चाहिए, उसकी जगह पे नई चीज़ें आनी चाहिए। तो पुरानी नीतियाँ बदल चुकी हैं, घिस चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, आज उनकी ज़रूरत नहीं है। उनके जगह पर, उन नीतियों की जगह पर आज नई नीतियों की ज़रूरत है। मनुष्य की अतीत यानी पुरानी, पास्ट की रीतियाँ भी बदल चुकी हैं, वो भी पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें भी बदलने की ज़रूरत है। अब जैसे कि इन दोनों का कुछ उदाहरण देखा जाए। पहले समय में हमारे यहाँ जैसे कि अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, हम उन्हें चुनाव के द्वारा जिताते हैं, उन्हें चुनते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा होता था कोई, फिर उसका कोई पुत्र हुआ, वो राजा हुआ। तो वहाँ जो प्रजा के दायित्व और कर्तव्य थे वो अलग थे। आज हमारे कर्तव्य, आज हमारी नीतियाँ जो है वो बदल चुकी हैं समय के साथ। पहले जो था कि स्त्रियाँ पढ़ती नहीं थी, स्त्रियों के लिए कोई विद्यालय, कोई लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं था। आज है, लड़कियाँ पढ़ती भी हैं और नौकरी करने बाहर भी जाती हैं।
पहले की तो रानी महारानी ये लोग नौकरी करने कहीं जाती थी नहीं, सेना में भी नहीं थी, उनका काम था घर संभालना, पढ़ना लिखना भी नहीं था। पहले समाज में और भी रीतियां कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, था जैसे है नहीं, और अभी भी कुछ जगहों पे है, तो उसे बंद होने की बहुत आवश्यकता है। और आप जब कल्पना करोगे कि हाँ इसे बंद होना चाहिए, तभी तो इसे बंद करने का आप प्रयास करोगे। यदि कहीं स्त्री शिक्षा के विरुद्ध में कुछ बोला जा रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो नीतियां अभी घिस चुकी है, पुरानी हो चुकी है। आज स्त्रियों को भी शिक्षा की जरूरत है। तो आप ऐसा सोचोगे तभी वैसा जो समाज बनाने की आप कोशिश करोगे। पहले तो आपको सपना देखना होगा, कल्पना करना होगा कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी पुरानी और फालतू की नीतियां और रीतियां खत्म हो चुकी हैं, जो कि नहीं हुई है अभी। तो आपको करना होगा, इसके लिए तत्पर होना होगा, कोशिश करनी होगी। है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, चुनौती दे रही है तुम्हें ये कुरीतियां, जो समाज में जो भी गलत नियम चल रहे हैं, जैसे कि एक तो बहुत ही प्रचलित है दहेज प्रथा इत्यादि। बाल विवाह तो है ही बहुत जगहों पे, लेकिन दहेज प्रथा उससे भी ज़्यादा है। कन्यादान जैसी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी हैं कि आप लोग अपने अपने समाज में अपने खुद की सोच विकसित करो और उसे देखने की कोशिश करो आप लोग। तो ये कुरीतियाँ आप लोग देखते होंगे कि औरतों को घूंघट डालना ही है। ये हम इतना देखते देखते इसकी आदत हमें हो जाती है, आदतन हम इसे देखते देखते बड़े होते, तो हमें समझ में नहीं आता कि ये गलत है, लेकिन ये गलत तो है। पर्दा प्रथा तो गलत है। स्त्रियां पुरुषों के समाज में मिलके बात नहीं करती, और जब तक समाज का एक भाग बिल्कुल निकम्मे की तरह बैठा रहेगा, तो वो समाज कभी उन्नति करेगी नहीं। यदि आपके मम्मी और पापा दोनों पढ़े लिखे रहते, या जिनके रहते हैं, वो बच्चे अपने स्कूल में, अपनी क्लास में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा सुविधा मिलती है उन माँ बाप के बच्चों की अपेक्षा जिनके पास पैसा है और वो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा कर या एक्स्ट्रा कहीं से खर्च करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। खुद यदि माँ बाप पढ़े हों तो उनके बच्चे बहुत सुविधा से पढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्त्रियां यदि ना पढ़ें, तो जाहिर सी बात है यदि पढ़ाई होती रहती, आपकी माँ पढ़ी लिखी रहती, तो उससे भी फायदा होता। तो यदि कोई कहे कि स्त्रियों को पढ़ना जरूरी नहीं है, ऊंची शिक्षा पाना जरूरी नहीं है, नौकरी करना जरूरी नहीं है, तो ये सब गलत कुरीतियां हैं, और ये आपको चुनौती देती हैं। चुनौती क्या देती हैं? क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। यदि इन कठिनाइयों, इन गलत चीजों को दूर न किया जाए, तो देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो आपको ही बाद में देश संभालना है, और इन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी आपको अभी से लेनी होगी। यदि आप इन समस्याओं के साथ ही चलोगे, चुनौती नहीं ग्रहण करोगे, चुनौती नहीं लोगे, तो आप इसको बदलोगे नहीं। आप यदि ऐसा सपना कल्पना नहीं करोगे, नहीं देखोगे सपना, यदि ऐसा नहीं सोचोगे कि इन गलत रीतियों से मुक्त एक समाज बने, तो आप इसके लिए कोशिश नहीं करोगे, और आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर समाज की उन्नति संभव नहीं है। तो आप जो कि देश के भविष्य बनने जा रहे हो, कल को आप नव युवक और नव युवती बनोगे, आपके ही हाथों में देश का जो ये बागडोर है वो रहेगा। आप में से ही ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे लोग जाएंगे, आप में से ही कोई नेता बनेगा, देश को संभालेगा। तो समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उसकी बुराइयां भी आपके लिए एक समस्या है, चुनौती है। तो कह रहे हैं कि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। कवि ये सब आपको कह रहे हैं कि पुरानी नीतियां, पुरानी रीतियां, उन्हें वो पुरानी हो चुकी हैं, घिस चुकी हैं, और कुरीतियां जो हैं तुम्हें चुनौती दे रही हैं, उन्हें सबको बदलने की जरूरत है।
निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कवि आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जगाने में से सोए हुए नहीं है आप रात को कि सुबह में जगा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कवि यहाँ पे आपके दिमाग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गलत और क्या सही है और आप क्या कर सकते हैं। और उसे करने के पहले आपको उसकी एक कल्पना करनी होगी, एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। हम कुछ नया यदि सोचते हैं करने को तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं। चाहे घर में कोई शादी ब्याह हो या फिर कोई ओकेजन हो, जनेऊ हो या कोई पूजा पाठ हो, तो पहले हम बैठकर एक सोचते हैं कि कैसे इसका आयोजन किया जाए। ठीक ऐसे ही नवीन समाज के निर्माण के लिए आपको पहले एक योजना बनानी होगी, एक कल्पना करना होगा, एक सपना देखना होगा। तो उसी के लिए कवि कह रहे हैं यहाँ पे देखो, निज मीन्स अपने, अपना, खुद का। राष्ट्र के शरीर यानी राष्ट्र का शरीर देखो, ये है हमारे, ये जो इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है, इसे एक कवि ने कहा है ये राष्ट्र का शरीर है, यानी हमारा देश। निज राष्ट्र, अपना देश के श्रृंगार। श्रृंगार मीन्स श्रृंगार, जब कोई स्त्री श्रृंगार करती है, सज जाती है तो सुंदर लगती है, ये तो जाहिर सी बात है। तो हमारे राष्ट्र का श्रृंगार क्या होगा जब इसकी ये तमाम नीतियाँ, रीतियाँ, कुरीतियाँ जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी आज जरूरत नहीं है, जो गलत हैं, यदि वो सब हट जाए तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है, देश जो है, वो तो सुंदर लगेगा ना। ऐसा लगेगा जैसे उसने श्रृंगार कर लिया है, उसका रूप निखर जाएगा। तो निज राष्ट्र, अपने राष्ट्र के शरीर यानी अपने देश की सुंदरता के लिए, अपने देश की उन्नति और विकास के लिए तुम कल्पना करो। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं देखो, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे पैरों में के जंजीर बांध देता है और तुम कितना भी रो लोगे तो तुम्हारे आंसुओं के धार से, अश्रु मीन्स आंसू होता है, आंसुओं के धार से वो जंजीर नहीं टूटने वाली। मिट्टी का जंजीर नहीं होता है कि वो आंसू के धार से पानी में गल के टूट जाए। जंजीर हमेशा लोहे का बना होता है और उसे तोड़ने के लिए ताकत लगती है, रुदन नहीं लगता, रोने से नहीं होता कुछ। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। दुख और दर्द यानी जीवन में यदि कोई कठिनाई है, समाज में कोई समस्या है, कोई गलत चीज है, तो वह अनुनय विनय या रोते रहने से नहीं दूर होता। उस समस्या के समाधान के लिए हमें अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करनी होती है, अपने अंदर काबिलियत बनानी होती है, ताकि हम उस गलत चीज को खत्म कर सकें। जंजीर जो है, जो हमें कुछ करने से रोकती है, उस समस्याओं को ही यहाँ जंजीर कहा गया है। जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप पढ़ते हैं, और जब आप बड़े बनकर ऊंचे पोस्ट पे पहुंचते हैं तो आप अपने गांव में स्कूल बनवा देते हैं। तो आपने रो धोकर नहीं गुजारा कि अरे स्कूल नहीं है तो हम पढ़े नहीं, ये नहीं कहा। आपने उसके लिए संघर्ष किया, आपने अपनी समस्या का समाधान तो निकाला, साथ ही दूसरों के लिए उस समस्या को खत्म ही कर दिया। जब आप बड़े होकर अपने गांव में स्कूल बनवा लेंगे तो दूसरे बच्चों को उतनी मेहनत नहीं करनी होगी, उनके सामने पढ़ाई की समस्या नहीं रहेगी। तो जंजीर टूटते नहीं, रोध होकर जंजीर नहीं टूटती। किसी भी समस्या की जंजीर जो है वो रोध होकर नहीं टूटती है। दुख दर्द जो होते हैं वो भी दुलार से, प्यार से, विनती करके, हाँ, उदासी से, वो सब नहीं जाते हैं। दुलार से यानी यदि दुख दर्द को कहेंगे प्लीज़ तुम चले जाओ, दुलार करेंगे तो ये जाएगा। इसे दूर करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। हटती न दासता पुकार से गुहार से। यदि किसी प्रकार की दासता यानी कि आपको पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, आप कहीं ना कहीं किसी दबाव में रहते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव। आप आज टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो आपको इस समझ में आता होगा कि कभी कभी कोई अच्छा इंसान बुरे इंसान के सामने कैसे मजबूर हो जाता है, रोता है, कई बार अपना हाथ जोड़ता है, उसके पैरों में पड़ जाता है, फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता और जो ताकतवर लोग होते हैं उसे दबाते हैं। कई बार हमें
जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके कारण कई बार हमें कई जगह पे एडमिशन नहीं मिल पाता, कई बार हमें आने जाने में दिक्कत होती है। कई तरह की चीज़ें हैं जो समाज में सुविधाजनक नहीं होती, तो उसको दूर करने के लिए हमें कई बार अनुनय विनय करना पड़ता है, दूसरे ऊंचे पोस्ट वाले लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, रोना पड़ता है, फिर भी कई बार काम नहीं बनता। तो वो एक दासता जैसा, दास या नौकर या बहुत ही गिरे हुए इंसान जैसा महसूस होता है जब हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो कहते हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि हटती ना दासता पुकार से गुहार से। कवि कह रहे हैं ये जो दासता है, ये जो आपको दुख और तकलीफ है, ये रोने पुकारने और गुहार करने, गुहार मीन्स विनती करना, गिड़गिड़ाना जो कहते हैं, उससे दूर नहीं होगी। कैसे दूर होगी? इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो तुम, काम ना करो। गंग तीर यानी गंगा नदी के तीर यानी किनारे बैठकर, हमारे भारतवर्ष में गंगा नदी है और ये बहुत ही पवित्र पावन नदी कही जाती है, इसीलिए कवि ने इस नदी का यहाँ पर जिक्र किया है। दूसरा कोई नदी नहीं, सबसे पवित्र नदी गंगा ही है भारतवर्ष की। तो उसके किनारे बैठकर, उसके किनारे बैठकर मीन्स कहने का मतलब है कि इस भारतवर्ष में गंगा जैसी पवित्र नदी है और तुम इस देश के निवासी हो, तो गंगा जैसे पवित्र नदी के देश में रहने पर तुम उदास क्यों हो, तुम गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? उसके किनारे बैठकर यानी उसके किनारे होते हुए आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, अपने देश को मजबूत बनाने की तुम कामना करो। जो उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, वो उदाहरण इस तरह से भी लीजिए कि कई बार भारत को दूसरे देशों के सामने पूरी तरह से सक्षम न होने के कारण झुकने की नौबत आ जाए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसे पूर्णतः सक्षम बनाने के लिए राष्ट्र को कि दूसरे किसी देश के सामने इसे झुकना ना पड़े, सर न झुकाना पड़े, ऐसा कुछ हो, इसके लिए हमारे किशोर कामना करो। नहीं किशोर, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप ही के हाथों में देश की बागडोर होगी। आप जो छोटे बच्चे हो, बड़े होकर आप ही बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे, या जो भी करना होगा आप ही करोगे। हमारी पीढ़ी तो बूढ़ी हो जाएगी और आपके ही अंडर में, आपके ही कंट्रोल में, आपके ही नियंत्रण में सारे देश का कामकाज होगा। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाओगे, विभिन्न पोस्ट पे रहोगे और आपके निर्णय से ही देश चलेगा। तो कहते हैं कि किशोर, किशोर का अर्थ यहाँ किशोर मीन्स होता है कि नवयुवक, लड़के लोगों के बारे में, लेकिन लड़का ही नहीं, लड़कियां भी, नवयुवती भी, यहाँ पे दोनों का ही अर्थ होगा। लेकिन कविता में सब तो सारे शब्द नहीं समाहित हो सकते ना, तो कविता की रूपरेखा जो है बदल जाएगी, इसका लय सुर ताल खराब हो जाएगा। तो किशोर कवि ने लिखा है यहाँ पे, तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो, यानी कि जितने भी यंग जनरेशन हो तुम लोग, आप लोग बच्चे हो जो कल बड़े होगे, उन सबको कवि कहते हैं कि आप कामना करो कि हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो जाए। अब यहाँ पे देखो, जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई। अब बड़े होकर क्या होता है, कई बार जो है, जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो बाहर विदेशों में चले जाते हैं, और क्योंकि वहाँ उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है, उन्हें उनके जो भी मतलब उनकी बुद्धि होती है, जितनी एबिलिटी, जितनी क्षमता उनकी होती है, उसके हिसाब से उन्हें उचित जो है और उससे भी कहीं ज़्यादा उन्हें पैसा मिलता है। इसलिए कई बार देश छोड़कर विदेशों में लोग चले जाते हैं। लेकिन यदि वो अपनी बुद्धि अपने ही देश में, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी काबिलियत अपने ही देश की उन्नति में लगाएंगे, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। पैसे का लालच छोड़कर यदि वे स्वदेश की सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारा देश। तो बोलते हैं कवि कि स्वदेश की जवानियाँ गई, यानी जवानियाँ मीन्स यंग जनरेशन, यंग पीपल। आप लोग यदि दूसरे देशों में चले जाओगे तो अपने देश की जो ताकत है, जो बुद्धि है, जो क्षमता है, वो सब चली जाएंगी। चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। चित्तौड़ के प्रताप, चित्तौड़ एक जगह है राजस्थान में, यहाँ पे इस साइड में रहेगा।
यहाँ इस प्लेस पे महाराणा प्रताप की कहानी आपने सुनी होगी, जो कि बहुत बहादुरी से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, अपने प्लेस को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, अपनी जगह को, और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। तो कवि कहते हैं कि आप भी स्वदेश छोड़कर मत जाओ, अपने देश में रहो और दूसरे देशों के यहाँ नौकरी करके अपनी गुलामी मत लिखवाओ, अपने देश में रहो, उन्नति करो, जैसे कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ में किया था। तो वैसी कहानी लिखो कि चाहे जो हो जाए हम अपना स्वदेश, अपना जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। आजाद देश रक्त की रवानी आ गई। आजाद देश रक्त की यानी जो हमारे देश के जो नवीन जो रक्त है, यानी कि नवयुवक नवयुवतियाँ, उनके जो रक्त में बहाव है वो वृद्ध लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगी। उनमें अधिक ऊर्जा, उनमें अधिक शक्ति, उनमें अधिक काबिलियत होती है, वो सब चली जाएगी यदि ये सारे लोग स्वदेश छोड़कर चले जाएंगे। तो अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि, सूर्य चंद्र जैसा, जो सूर्य चंद्र पूरी तरह से पूर्ण है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। सूर्य पूरा अपने ऊपर निर्भर है, चंद्रमा जो है वो पूरी अपने ऊपर निर्भर है। ठीक इसी तरह से उन लोगों की तरह, इन चीज़ों की तरह समृद्ध यानी जैसे किसी चीज़ की कमी ना हो, जो अपने आप में पूरा है, तो वैसा कामना करो, ऐसी याचना करो भगवान से, ऐसी विनती करो। याचना मीन्स विनय पूर्वक कुछ मांगना। याचना मीन्स ऑर्डर देकर मांगना नहीं, बहुत रिक्वेस्ट के साथ किसी से कुछ मांगना, याचना करना। और दरिद्र याचना करो। यहाँ पे दरिद्र शब्द कवि ने आप लोगों को इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग पूरी तरह से अभी समृद्ध नहीं है और हमें समृद्ध होना है। समृद्ध मतलब जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन हम लोग के पास सब कुछ नहीं है तो हम लोग समृद्ध नहीं है। तो समृद्ध का विपरीत क्या होगा? दरिद्र, यानी जिसके पास सब कुछ नहीं है, यानी बहुत कुछ नहीं है। रिद्धि सिद्धि सब चाहिए ना। रिद्धि सिद्धि मीन्स क्या है? मतलब आपको यश, शक्ति, धन, दौलत सब कुछ चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें याचना करनी होगी भगवान से, विनय पूर्वक मांगना होगा कि हमारे देश को समृद्ध कर दे, जैसे सूर्य और चंद्र समृद्ध है। तो ये कौन करेगा? आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश कल को आपके हाथों में आने वाला है। अब यहाँ देखो, आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा, बना ढला है जलप्रपात, काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। आकाश स्वतंत्र है और स्वतंत्र मेखला है। मेखला यहाँ पे कवि ने नदियों के लिए कहा है, क्योंकि आप देखिए मेखला जो है इसे मेखला कहते हैं, जो स्त्रियां जो है कमर में पहनती हैं, करगनी कहते हैं इसे। ये एक गहना होता है स्त्रियों का एक प्रकार का, जो वो कमर में पहनती हैं। तो ये इसी डिजाइन में नहीं, इस तरह के पायल के साइड तरह होता है। ये बहुत पायल तो छोटा पैर में होता है, ये कमर में होता है, तो ये आकार में बड़ा होता है, इस तरह का होता है ये। और इसके विभिन्न डिजाइन होते हैं, लेकिन चीज़ है कि ये इसी तरह से पतला होता है। तो जब हम नदियों को देखते हैं ना, जब भारत के नक्शे में हम नदियों को देखते हैं तो इस तरह से पतली पतली दिखाई देती है। या तो आप इसे पायल की तरह कह लो, या फिर करघनी कह लो, या फिर ये जाल की तरह जैसे बुनी हुई है। तो कवि ने इसकी उपमा, इसकी तुलना करघनी से की है, यानी ये मेखला कहते हैं जो कमर में बांधते हैं वो गहना। तो स्वतंत्र है नदियाँ भी, स्वतंत्र है आकाश भी। ये श्रृंग यानी पर्वतों का जो शिखर है, जो उसकी चोटी है, वो भी स्वतंत्र है। यानी पर्वत, नदियाँ और आकाश सब स्वतंत्र हैं। बना ढला है जलप्रपात, काटता सदैव श्रृंखला। और जलप्रपात मीन्स पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं और कहीं कहीं बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरती हैं, जहाँ ढलान काफ़ी ज़्यादा होता है तो जलप्रपात बन जाता है। नदी तो मैदानी भाग में धीरे धीरे बहती है,
लेकिन जब बहुत ऊंचाई होता है और ढलान बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो बड़े तेज़ी से गिरता है, और उसके फोर्स के कारण, यानी पानी के बहुत तेज़ी से गिरने के कारण नीचे जो चट्टान होती है ना वो भी कटने लगती है। पानी देखो कितना सॉफ्ट होता है, आप हाथ में उसको पकड़ो, पकड़ भी नहीं पाओगे। तो वो लिक्विड होता है, लेकिन उस लिक्विड से भी ठोस जो चीज़ें होती हैं, चट्टान जो है वो भी कट जाता है, क्योंकि जल इतना तेज़ी से ऊपर से गिरता है। तो कहते हैं कि यह भी श्रृंखला को काटता है, पत्थरों को काट देता है, पर्वत श्रृंखलाओं को, और अपने लिए जगह बनाता है। और साथ ही साथ आप देखो कि आकाश भी स्वतंत्र है, मेखला नदियाँ भी स्वतंत्र है, और पर्वत भी स्वतंत्र है, और जलप्रपात में इतनी शक्ति है कि वो श्रृंखलाओं यानी पर्वत की श्रृंखलाओं यानी चट्टानों को भी काट देती है। तो आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। आनंद, शोक, जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो। तो आनंद और शोक होगा ही, आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है कि दुख से आप हमेशा बचे रहोगे। हम हमेशा सुख की खोज में लगे रहते हैं हर समय। तो और ऐसा भी नहीं है कि जिसने जन्म ले लिया वो किसी भी प्रकार से मृत्यु से बच जाए। तो आनंद भी आवश्यक है, वो है ही, शोक भी रहेगा ही, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करो और योजना करो कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये रहेंगी ही रहेंगी। तो इसके लिए तुम तैयार रहो, योजना करो कि आनंद होगा, शोक होगा, लेकिन हमें संघर्ष करते रहना है और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती रहनी है। स्वतंत्र योजना करो, इससे डरना नहीं है, शोक से घबराना नहीं है, मृत्यु से घबराना नहीं है, ये दोनों को लेके चलना है। आनंद को पाने के लिए यदि शोक मिले, यदि संघर्ष अच्छे कुछ पाने के लिए, विकास करने के लिए यदि संघर्ष मिले, यदि कठिनाइयाँ मिले तो उसे घबराना नहीं है। यदि लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते मृत्यु भी सामने आ जाए तो उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि कितना भी हम भाग लें मृत्यु से तो भाग नहीं सकते। तो कहने का अर्थ है कि आप तन मन धन से लग जाओ एक अच्छे समाज की रचना में, और उससे पहले आप उसकी कल्पना करो कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव या अमीर गरीब का भेदभाव या रंग का भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। ऐसे समाज की कल्पना करो जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी के दिल में दुख ना हो, आंखों में आंसू ना हो। तो ऐसे समाज की कल्पना करो और उसे पूरा करने के लिए तन मन धन से लग जाओ और काफ़ी कोशिश करो। उस कोशिश करने में, उस प्रयास में यदि आपको कभी तकलीफ होती है, किसी प्रकार की मुसीबत या रुकावट आती है, तो आप दोनों को स्वीकार करो। ये मान के चलो कि रुकावट तो आएंगी ही नहीं, आएंगी ही जरूर, लेकिन आप अपनी योजना मत बदलो, आप अपना संघर्ष मत रो। यही कहना है यहाँ पे कवि का, गोपाल सिंह नेपाली का। उन्होंने इस कविता में यही आपको समझाया है। जैसा कि मैं अपनी हर कविता में कहती हूँ, ये कविता तो मैंने समझा दिया। यदि प्रश्न उत्तर में आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इन प्रश्नों को लेकर इनके उत्तर के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी आपके लिए। लेकिन आप बताइए कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।